5 गरीब बहू का घास घर। दयालाल जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने टूटे फूटे घर के पास लाकर रख देता है और घर में जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुष्मिता, मैं जंगलों से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ। जल्दी से खाने के लिए कुछ बना लो, बहुत जोरों से भूख लगी है। घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? हे भगवान, हे प्रभु परमेश्वर, हमारे ऊपर ये परेशानियां और कब तक चलती रहेगी? मुझे तो समझ ही नहीं आता। काश कि मेरे 5 बेटों का काम जल्द से जल्द लग जाए। दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता दोनों ही शाम तक भूखे प्यासे ऐसे ही घर में रहते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है, उनके 5 बेटे पूरे दिन यहाँ वहाँ मजदूरी करके वापस घर लौटते हैं। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए, हम दोनों तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, क्या तुम सब्जियां लेकर आए हो? ये थोड़ा सा राशन और थोड़ी सी सब्जी लेकर आया तो हूँ। पवन अपनी माँ को सब्जी और राशन का थोड़ा सा सामान दे देता है, जिसके बाद उसकी माँ खाना बनाने चली जाती है। दयालाल और उसके बेटे बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है, जिसके बाद सुष्मिता सभी को खाना परोस देती है। रात के समय दयालाल सोते समय अपनी पत्नी सुष्मिता से कहता है, हम लोग इतने गरीब हैं, हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। और तुम तो जानती हो, हमारे 5 बेटे हैं। उन 5 बेटों की शादी कैसे होगी? कैसे करेंगे हम उनकी शादी? अजी मैं तो बस अभी इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सुष्मिता और दयालाल दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दयालाल फिर से जंगलों में लकड़ियां काटने चला जाता है और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच देता है। इसके बाद वो रास्ते से आ रहा होता है कि तभी उस रास्ते से एक पंडित उसे मिल जाता है। अरे दयालाल, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर पर ही आ रहा था। पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तो कह रहे थे कि तुम्हारे 5 बेटों के लिए लड़की ढूंढनी है। देखो, लड़कियां तो मुझे मिल गई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं। दहेज और बाकी का कुछ सामान मिलना तो मुश्किल होगा। अरे पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ही कौन सा अंबानी हूँ जो अपने बेटों के लिए अमीर खानदान का रिश्ता देखूं? मुझे तो गरीब लड़कियां मंजूर है। मैं खुद चाहता हूँ कि मंदिर में ही अपने बेटों की शादी करवाकर अपने घर बहू ले आऊं। पंडित दयालाल की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो दयालाल और उसकी पत्नी सुष्मिता को लड़की दिखाने के लिए लड़की वालों के घर पहुंच जाता है। दयालाल और सुष्मिता को वो 5 बहनें पसंद आ जाती हैं, जिसके बाद वो उनकी शादी अपने बेटों से कर देते हैं। जैसे ही दयालाल की 5 बहू घर पर आती हैं, उसकी पत्नी सुष्मिता उनसे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी भी बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, लेकिन हम लोग भी बहुत ज्यादा गरीब हैं। यही अब एक घर है जहाँ तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? हम भी तो गरीब परिवार से हैं। गरीबी में रहना हम 5 बहनों को बहुत अच्छे से आता है। बचपन से ही हम गरीबी में ही तो रहे हैं और बचपन से ही हमने गरीबों को बहुत करीब से जाना है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें आप लोगों के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आखिर ये भी तो हमारा ससुराल है और हम 5 बहनें मिलकर कोशिश करेंगे कि इस घर को हम स्वर्ग बना सकें। अपनी 5 बहू की बातें सुनने के बाद सुष्मिता को बहुत खुशी मिलती है, उसकी आंखें भर आती हैं। चलो अच्छी बात है, इस घर में समझदार बहुएं तो आई। उस दिन जैसे ही उन 5 का गृह प्रवेश होता है, अचानक से उनके घर की दीवार पूरी की पूरी गिर जाती है। ये देख सुष्मिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब अभी ही होना था, अब क्या करें? अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस दीवार को दोबारा से बनवा सकें। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन बहू, ये सब आज ही होना क्यों था? अब रात को हम सब कैसे सो पाएंगे? घर जंगल के पास था, जिसकी वजह से उन्हें रात को टूटी हुई दीवार वाले घर पर सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुष्मिता की 5 बेटियां उसी दीवार को फिर से खड़ा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिना सीमेंट की वजह से वो दीवार बन ही नहीं पाती। कोई बात नहीं, हम पैसे कमाने की कोशिश करेंगे और इस दीवार को फिर से खड़ा कर देंगे। उसके लिए हमें काम मिलना भी बहुत जरूरी है। चलो फिर कहीं काम ढूंढने चलते हैं। हाँ हाँ, बिना काम ढूंढे तो पैसे आएंगे नहीं, चलो चलते हैं। वो 5 काम ढूंढने के लिए फिर से निकल जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें कई दिन तक काफी परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश का पानी भी घर में यूं ही आने लगता है, जिससे परेशान होकर एक दिन उर्वशी के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनो, तुम चारों को याद है
जब हम छोटी थी तो घास का घर बनाकर खेला करते थे और वो घर कितना ठंडा हुआ करता था, उसमें पानी भी नहीं आता था। लेकिन तुम ये सब हमें अभी क्यों बता रही हो? समझ गई उर्वशी, ये कहना चाहती है वो कि अब हम लोग अपना एक घास का घर बनाते हैं। घास के घर के काफ़ी फायदे होते हैं। उसके अंदर पानी टपकेगा नहीं और ठंडा रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, और फिर उसमें हमें एक पत्थर की जरूरत नहीं है, बस कुछ लकड़ियाँ और घास चाहिए होंगी। जंगल में सामान से हम अपना घास का घर आराम से बना सकते हैं। वो पांचों घास के घर के बारे में अपनी सास ससुर को बताती हैं और अपने पतियों को भी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला ऐसा कुछ हो भी सकता है? कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। हमें अपनी बहू के मुताबिक घास का घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दयालाल के कहने पर उसके पांचों बेटे मान जाते हैं, जिसके बाद वो सभी जंगल से लकड़ी और घास ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन पूरे दिन जंगल से घास ढूंढते हुए भी उन्हें कहीं भी घास नहीं मिलती। सुबह से यहाँ शाम हो गई, लेकिन हमें कहीं घास ही नहीं मिल रही। अब क्या करें? अब तो घर जाने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं। चलो घर ही चलते हैं। हाँ, समय भी बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो सभी निराश होकर वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन दयालाल सभी से कहता है, तुम सब घर चलो, मैं अभी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। लेकिन पिताजी, आप अकेले जंगल में घूमोगे तो ठीक नहीं है। जंगल रात के समय खतरों से खाली नहीं होता। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सब घर जाओ। दयालाल के कहने पर उसका पूरा परिवार वापस लौट जाता है, जिसके बाद दयालाल जंगल में यहाँ वहाँ घास ढूंढता रहता है, लेकिन उसे घास कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे एक भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो पलटकर देखता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक भेड़िया खड़ा होता है। दयालाल उसे अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज भागता है। वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे भागता है। उसके बाद दयालाल अचानक से एक गड्ढे में लुढ़कता हुआ चला जाता है। अरे ये क्या, ये कौन सी जगह है? मैं ये कहाँ आ गया? वो गड्ढा नहीं बल्कि एक गुप्त गुफा थी, जिसके अंदर बहुत सारी घास रखी होती है। अरे वाह, आखिरकार मुझे घास मिल ही गई। अब मुझे अपने पूरे परिवार को इसके बारे में बताना होगा। दयालाल बहुत ही सावधानी से उसे गुफा के अंदर से बाहर निकालता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो भेड़िया जा चुका है, वो फौरन अपने घर लौटने वापस आ जाता है और अपने पूरे परिवार को उस गुफा के बारे में बताता है। इसके बाद दयालाल का पूरा परिवार गुफा के अंदर से सारी घास निकाल कर ले आता है। वो सभी मिलकर घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। दयालाल की 5 बहू बहुत मेहनत करती हैं, तब जाकर वो बहुत सुंदर सा घास का घर बनाकर तैयार कर लेती हैं। ये घर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आखिरकार उनका सपना पूरा हो ही जाता है। वो उस घास के घर में रहने लगते हैं, जिसके बाद सुष्मिता और दयालाल की 5 बहू मिलकर और घर बना लेती हैं और उन्हें किराए पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते उन्हें महीने का कुछ पैसा उस घास के घर से मिल ही जाता है। और अब वो घास उन्हें बहुत लक्की साबित होती है, क्योंकि दयालाल के 5 बेटों को बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाती है। अब उनकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। माँ, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिली है। कल से मेरी ज्वाइनिंग है, तो मुझे आज ही निकलना होगा। ठीक है बेटा, तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है तो तुझे अच्छी नौकरी मिलनी भी जरूरी है। अब जब मिल गई है तो हम तुझे भेजेंगे, तू हमारी फिक्र मत कर। तेरा छोटा भाई है ना यहाँ हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ बेटा, तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ खेत को मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया पिताजी, वो मुझे थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे, तो आप दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भैया, ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप ना ये ले लीजिए। फिर विराट अपना सामान बांधकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर ट्रेन से शहर पहुंचने के लिए निकल जाता है, जहां पर वो एक बड़ी सी MNC कंपनी में शिद्दत से काम करता है और महीने महीने अपने घर वालों को पैसे भिजवा देता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक मॉडर्न लड़की किंजल से हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करते हैं। और एक शाम विराट अपनी बाइक किंजल के सामने रोकता है। जाने मन, आज की तारीख तो याद है ना? 21 सितंबर, हमारा पहला झगड़ा, पहली मुलाकात और पहला तकरार। हाँ, सब याद है मुझे। तो देर किस बात की? बेबी बैठ चिपक के आजा मेरी बाइक पे, मौसम अच्छा है चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। फिर शाम को दोनों अपनी मूवी डेट एंजॉय करते हैं। बाहर आकर आइसक्रीम खाते हुए किंजल कहती है, विराट, हमें इतना टाइम हो गया है,
और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। शादी कब करेंगे? तुम बोलो तो कल ही कर लेते हैं, वैसे भी हम सेटल तो हो ही चुके हैं। पर तुम्हारे घर वाले वो थोड़े गांव के ख्यालात के हैं, उनके बिना मौजूदगी के शादी कैसे कर सकते हैं? कर लेते हैं, क्या जा रहा है। मैं माँ पिताजी को फोन पर बता दूंगा, वो मेरी बात समझ जाएंगे। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं और ये बात विराट अपने घर वालों को बता देता है। हंसी खुशी 8 महीने बीत जाते हैं। किंजल अपने मॉडर्न तरीके से विराट के साथ जॉब करते हुए शहर में अपना जीवन जी रही थी। तभी एक रात को माया का कॉल आता है। माँ नमस्ते, आपने इस समय कॉल किया, कोई जरूरी बात? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। बस ये बता रही थी, तेरे छोटे भाई अद्विक के लिए मैंने गांव की लड़की देखी है। बहुत सुंदर सुशील है। पंडित जी ने 2 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकाला है, तो तू मेरी बहू को लेकर आ जाना। एक साथ मेरे घर में 2 बहू आ जाएगी। ठीक है माँ। बहू से बात तो करवा। नमस्ते माँ जी, मैं तो यही थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बच्चों, तुम आ जाना यहाँ पर टाइम से। चलो मैं रखती हूँ, तुम सो जाओ। कॉल काटने के बाद किंजल के मुंह पर 12 बज जाते हैं। क्या हुआ, ऐसे चिंताजनक चेहरा क्यों बना रही हो? वो माँ जी ने बताया तो हमें गांव वापस जाना है। मैं कैसे रहूंगी गांव में? मुझे आदत भी नहीं है विराट। वहाँ का खाना पीना हर चीज अलग है। बस यही सोचकर टेंशन हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, सब बढ़िया है। मेरे वहाँ का माहौल इतना भी गांव वाला नहीं है, है ना? आरओ लगवा रखा है मैंने। ठीक है। 2 हफ्ते बाद दोनों पति पत्नी शहर से गांव आ जाते हैं। जाते समय गांव के लोग किंजल को टुकुर टुकुर देख रहे थे, जस्ट बिकॉज उसने मॉडर्न कपड़े पहने थे। एरी मोरी मैया, ये तो कमलेश जी का बेटा है विराट, और ये शायद उसकी बहू आ रही है, वो भी इतने छोटे छोटे कपड़ों में। OMG विराट, देखो ना, ये लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, जैसे जू में कोई नया जानवर देख लिया हो। तुम भी ना किंजल, पागल हो। अब शहर से आई हो, यहाँ कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता है ना, तो देखने दो। चलो घर आ गए अब। दोनों घर पहुंच जाते हैं। बहू बेटे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, फिर माया उनकी आरती उतारती है। अरे मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, पर बहू तुझे साड़ी पहननी चाहिए थी, ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। गांव में लोग बोल रहे होंगे, हम तो समझते हैं, पर बाकी लोग नहीं समझते। अब माँ जी मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझसे वो साड़ी वगैरह नहीं संभलती है, तो मैं यही पहनूंगी। चल कोई बात नहीं। अरे विराट बेटा, अंदर आदमी को हल्दी लग रही है, जा तू भी लगा ले। जी पिताजी। फिर बाप बेटे अद्विक को हल्दी लगाते हैं, जहां नाच गाना होता है, और 2 दिन बाद अद्विक की गीता से शादी हो जाती है। गीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और गांव से भी होती है। उसे शहर जितनी सूझबूझ नहीं होती है, पर गांव के सारे काम अच्छे से करती है वो। शादी के अगले दिन दोनों बहू रसोई में पहुंच जाते हैं। वैसे तुम क्या बना रही हो देवरानी जी? मैं तो चाय बना रही हूँ। ओफो, ये सिलेंडर क्यों नहीं चल रहा है? लगता है जेठानी जी गैस खत्म हो गई है। मैं चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। आपको शायद आता नहीं होगा, माँ जी ने बताया था आप अभी अभी शहर से आई हैं। हाँ, तो यहाँ रहूंगी तो यहाँ के काम भी सीख जाऊंगी। वैसे भी तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। गीता चूल्हे की पूजा करके आग जलाती है। ये तुम क्या कर रही हो ऐसे? जेठानी जी अग्नि देवता को पूज रही थी खाना बनाने से पहले। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बहुत होशियार है। चल जल्दी से सबके लिए खाना बना ले, सिलेंडर आने में तो 10 दिन लग जाएंगे यहाँ पर। बड़ी बहू तू इसकी मदद करवा दे। ओ, कहाँ फंस गई मैं? ऐसे कपड़ों में जमीन पर बैठकर कैसे खाना बनाऊंगी? मुझे आता भी नहीं है। माया चली जाती है। फिर दोनों बहू मिलकर खाना बना रही होती हैं। गीता को एहसास होता है कि जेठानी से काम नहीं हो रहा है। जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले खाना बना लूंगी। चलो अच्छा है। फिर गांव की देवरानी अकेले चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसे खाने के बाद घर और पड़ोस के सभी लोग नई बहू की बहुत तारीफ करते हैं। अरे अति उत्तम बहू, इतना बढ़िया खाना बनाया है, ये ले तेरा शगुन। सच में तेरी छोटी बहू तो बड़ी गुणवान है। ये तो है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मेरी इज्जत और तारीफ नहीं करेगा। मुझे अपना भी रंग जमाना होगा यहाँ, इस छोटी देवरानी के काम को बिगाड़ कर। उस दिन से शहर की जेठानी अपने गांव की देवरानी के कामों को बिगाड़ने की लाख कोशिश करती है, जिससे गीता अक्सर अपने अच्छे भले किए काम में भी माया से डांट खाया करती थी। लेकिन गांव के काम जैसे गोबर से लीपना, मिट्टी चोखा बनाना, गाय का दूध निकालना इत्यादि कामों को वो बहुत अच्छे से करती थी। फिर एक दिन गांव की पड़ोसन कहती है, अरे छोटी बहू तो बहुत बहादुर है काम में,
लेकिन अभी तक हमने बड़ी बहू के हाथ का खाना नहीं खाया। जा किंजल बहू, अपने हाथ का भी खिला दे। अरे मेरी बड़ी बहू भी होशियार है, जा बहू बना के ला। फिर किंजल टेंशन में आकर चूल्हे पर लिट्टी चोखा बनाने की कोशिश करती है, जो उससे 1 घंटे तक नहीं होता है। मेरे बस की नहीं है ये गांव के काम करना। मैं बाहर सबको मना करने जा रही हूँ। बाहर जाकर किंजल सबको बताने वाली होती है। माँ जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे लिट्टी चोखा नहीं बन पाया। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? ऐसे सरप्राइज नहीं देना था। ये देखिए, दीदी ने लिट्टी चोखा बनाया है। आपको पहले परेशान कर रही थी, फिर ये टेस्टी टेस्टी खिलाना चाहती थी। ये लीजिए, सब खाइए। अच्छा, बहू शहर की है ना, इसीलिए हमें सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ, मेरी बहू स्मार्ट बहुत है। तुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है बड़ी बहू। इसका मतलब माया तुम्हारी दोनों बहू बहुत गुणवती है। ये तो है। किंजल उदासी से असमंजस में चली जाती है। सभी लोग लिट्टी चोखा को खाकर किंजल की बहुत तारीफ करते हैं और उसे शगुन देते हैं। किंजल को अपनी गलतियों का एहसास होता है और सबके जाने के बाद वो अपने कमरे में गीता से कहती है, गीता, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी कभी हेल्प भी नहीं करवाई, और आज सबके सामने तुमने मेरी इज्जत रख ली। सच में मेरी नजरों में भी तुम्हारे लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया। तुम बहुत अच्छी हो। गांव के लोगों की खासियत यही होती है शायद। अरे दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तुम मुझसे माफी मत मांगो। चलता है इतना सब जेठानी देवरानी में। फिर तुम मुझे गांव की सारी चीज सिखाओगी? एक ही शर्त पर दीदी, जब आप मुझे शहर की सारी चीज सिखाओगे, वो इंस्टाग्राम भी चलाना। हाँ बिल्कुल। ऐसा कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये सब होता हुआ घर के सभी लोग खिड़की से देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, खुद को कभी भी कम मत समझो। हर इंसान हर क्षेत्र में, हर कला में उत्तम नहीं हो सकता, लेकिन किसी न किसी क्षेत्र में वो जरूर उत्तम होता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो छोटा है या बड़ा।